हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का क्या है ना कि सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है, बेसिक लेक्चर को सीखा है। तो दूसरे लेक्चर को जाने से पहले क्या है कि आप हमारे पहले लेक्चर को आप अच्छे से वाचित कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या ना कि स्पेशली हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने से पहले क्या ना कि एक छोटा सा टॉपिक आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन आता है। तो आओ थोड़ा सा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, कैसे सीखना है उसको। सपोज देखो हमारे पास कोई इक्वेशन है N1A प्लस N2B, और ये बेटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो हमें इसका स्पेशली क्या ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन देखो लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन देखो क्लास 11th में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो स्पेशली वो कैसे इसको रिटेन करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, और जो इसका कोफिशिएंट होगा ये चला जाएगा पावर में, और बी का कोफिशिएंट क्या है, N2 है बेटा। ओके, अब इसको जो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो सम कांस्टेंट ऐड करेंगे इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर N1 एंड बी की पावर N2, वेयर के इज, अब इसमें के लिख सकते हो, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। देखो के इसमें कई नाम आते हैं। वेयर के इज रेट कांस्टेंट, वेयर के इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, तो के को क्या नाम, दो नाम से भी यहां पर सीखेंगे, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली बेटा ये कहता है कि जो भी आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और जो कोफिशिएंट है ये कहाँ चले आएंगे, पावर में चले आएंगे। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इसमें जो रेट कांस्टेंट के होता है, या इसी को बेटा कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। ओके ओके, तो देखो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, तो जो के है ना वो के सिर्फ डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे। ओके, ये स्पेशली क्या ना कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता है। ओके, अब देखो इसमें स्पेशली क्या ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपने अच्छे समझ लिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या ना कि कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। देखो रिएक्शन में शर्त ये है कि रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। और देखो मैं तुम लोग को इस पर थोड़ा एक दो और एग्जांपल करा देता हूँ। सपोज जैसे मान लो बेटा आपके पास ये दिया गया है, ट्वाइस Na2 दिया गया है और ये प्लस F2 दिया गया है, और इसको आप स्पेशली देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस Na2 और F। हमें इसका सपोज क्या ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। क्या लिखना है, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। तो इस वाले में कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, NO2 है। क्या है, NO2 है। तो NO2 का कोफिशिएंट बेटा कितना है, 2 है। तो NO2 और इसका कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। यहाँ बेटा कितना है, F2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है समझो। तो इसको क्या लिखोगे, F2, और क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। जैसे एक और मैं एग्जांपल पेश करता हूँ बेटा, जैसे देखो H2O2 है, जब इसको डिकम्पोज करोगे तो ये कुछ ऐसे टूटता है, H2O में प्लस ये O2 में टूटेगा। ओके, अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो बेटा यहाँ 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया हाइड्रोजन, 2 2 4 हो गया। अब चेक करोगे ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आपके साथ 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 ऑक्सीजन इधर से और 2 ऑक्सीजन इधर से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन लिखने के लिए शर्त यह है कि इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन का ही हम लोग क्या लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं बेटा। अंडरस्टैंड हो गया। तो इसका लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैसे लिखोगे, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके ओके, तो देखो नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद से बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने से पहले क्या ना कि हमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है।
ओके, तो देखो मुझे इसका कहना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो ठीक वैसे लिखोगे जैसे कि आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हो। ओके, तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो इसको कैसे लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेटा इसको क्या लिख सकते हो, के ए की पावर, सपोज मैंने इसको x मान लिया आंखों से, तो x ले सकते हैं, और b वाले को क्या है y। ओके, इसको सपोज क्या ना इक्वेशन आप नंबर 2 दे दो। ठीक, अब देखो जो इसके पावर है x प्लस वाई, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या है ना इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो n1 n2 की जो पावर आएगा वो x और y के इक्विवेलेंट आ सकता है, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला जाता है वाया एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ एक्सप्रेशन ओके, तो देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन में के ए की पावर x बी की पावर y में नोटिस किया है, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू n1 एंड n2। अंडरस्टैंड हो गया? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या ना कि ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको न्यूमेरिकल में और अच्छी तरीके से समझने में आएगा कि ये x y और n1 n2 से कैसे वेरी करता है, क्यों वो थ्योरेटिकल है और ये क्यों एक्सपेरिमेंटल है। तभी आप मेरे को कॉपी कर लीजिए कि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल है, ये ज़्यादा अच्छा सीखेंगे आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जरा देखो इसमें, तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर आएंगे, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर होगा, सम ऑफ पावर इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिखोगे x प्लस वाई, और x प्लस वाई कहलाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसी को आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो x प्लस वाई यानी रेट लॉ में जो भी आपके पावर होंगे और उसको पैसे की तरह जोड़ दोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया? ये आपको क्या ना ऑर्डर 0 भी हो सकते हैं, या आपके 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल होता है। अंडरस्टैंड हो गया? चलिए इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल पेश करता हूँ। इसमें जरा देखो, जैसे कोई रेट लॉ दिया गया है, जैसे आपके पास रेट लॉ ऐसे दिया गया है कि NO2 की पावर 1, और सपोज मान लीजिए कि F2 की पावर बेटा ये दिया गया 1 दिया गया है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, गेस करें, 2 आएगा, क्योंकि पावर कितना दिखता है इसका 1 दिखता है, और F2 कितना दिखता है 1, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2। तो जो भी आपके पास रेट लॉ आएंगे एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन का जो पावर होगा उसको सम कर दोगे और उसी को बोला जाएगा ऑर्डर बोला जाएगा। सपोज एक और क्वेश्चन देखो, आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आता है कि ए की पावर मान लो 2 आता है और बी की पावर बेटा 0 आता है, तो इसका ऑर्डर बताइए कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। एक और इसमें क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से, आप इधर देखो जरा अच्छे से, एक और इसमें क्वेश्चन कर लो। सपोज आपके पास एक और है, रेट लॉ कुछ ऐसे दिया गया है कि ए की पावर 3/2 एंड बी की पावर सपोज 1 दिया गया है, तो बेटा इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर बताइए। तो बेटा इसका ऑर्डर आएगा, तो इसको जोड़ दोगे 3/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/2। तो देखो इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता चला कि जो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर आते हैं उनको पैसे की तरह जोड़ दोगे, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ से ऐड करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। अगला मेरा टॉपिक है बेटा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखो इसमें नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक है ना मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए ओके, ये पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में क्या ना 2 मार्क्स का डिफरेंस पूछता है, तो मैं इसको अलग से समझाने की बजाय क्या ना कि ये डिफरेंस को भी साथ में लेके चला, ताकि इससे टाइम थोड़ा सेविंग हो जाएगा। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें इसमें क्या ना 2 मार्क्स का डिफरेंस को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो क्या ना थोड़ा मॉलिक्यूलरिटी को समझ लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी आखिर होता क्या है समझो। तो देखो स्पेशली क्या ना कि मॉलिक्यूलरिटी, सपोज N1A है और ये N2B है, ओके, और इससे कन्वर्ट होता है बेटा प्रोडक्ट में। ओके, तो जरा इसमें देखो क्या है ना कि मॉलिक्यूलरिटी का आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, जो भी आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो भी आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है, जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इससे क्या ना कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी बेटा क्या होता है स्पेशली, इट इज द रिएक्टिंग स्पीसीज which must collide simultaneously to bring about a chemical
रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लें, पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इसका स्टेटमेंट लिखे मॉलिक्युलरिटी का, इट इज द रिएक्टिंग स्पीसीज, इट इज द रिएक्टिंग स्पीसीज which must collide, which must collide simultaneously, which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, it is the reacting species, it is the reacting species which must collide simultaneously to bring about chemical reaction या to bring about chemical changes, okay, to bring about chemical changes या फिर bring about a chemical reaction। तो मॉलिक्युलरिटी सिंपली क्या है कि जो भी आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है, जैसे मान लो कि हमारे पास N1 मतलब क्या है ना, ए का कोफिशिएंट बेटा, N1 क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज ए का क्या है, कोफिशिएंट है। तो जो भी इसमें मालूम चला कि 2 है, मालूम चला इसका एक कोफिशिएंट है, तो जो ये रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने से क्या ना जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन आएगा, जो केमिकल चेंज आएगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी। जैसे हम लोग क्या ना कि प्रैक्टिकली बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया समझो। तो केमिकल लोचा क्या होता है, स्पेशली कि जो भी आप 1 से लेकर के 2 से लेकर के सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हो, तो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने से क्या ना केमिकल का चेंज हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी बेटा, अंडरस्टैंड हो गया सभी को। तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या है कि जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, जब आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने से कुछ ना कुछ केमिकल में चेंज हुआ ना, तो इसी को बेटा बोला जाता है मॉलिक्युलरिटी बोला जाता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो ये आपने डेफिनेशन लिख लिया। इस वाले में क्या लिखोगे, देखो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन में लिखोगे द सम, ऑर्डर ऑफ लिखोगे इसमें, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर, इसको पावर्स कर लेना, सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द reactant in the rate law expression, in the rate law expression, ओके। तो इसमें क्या ना बेटा, ये मेन लाइन है, इसी को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके। यानी अभी इससे आपने पहले में क्या सीखा कि जो भी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है उसको पैसे की तरह जोड़ना ही क्या कहलाता है बेटा, ये आपको ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, ओके। तो ये आपका डिफरेंस क्लियर हो गया। पहला क्या ना कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मॉलिक्युलरिटी आप समझ गए अच्छे से, ऑर्डर का पहला पॉइंट समझ गए। तो अब इसके बाद देखो क्या ना, मॉलिक्युलरिटी में देखो अभी आपने और क्या सीखा है। मॉलिक्युलरिटी बेसिकली क्या ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन से कॉन्सेप्ट लिया गया है और ये कोलिजन से लिया गया है। तो कोलिजन क्या ना कि पहले के टाइम पे ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं, ओके। तो इसमें आप लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट बेटा लिख सकते हैं मॉलिक्युलरिटी में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या लिखोगे, अगर ये थ्योरेटिकल होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ओके। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ऑर्डर क्या होगा, ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ओके। मॉलिक्युलरिटी में जरा और सोचिए, देखो रिएक्टिंग स्पीसीज जो होते हैं कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या ना कभी जीरो नहीं हो सकते हैं। तो अब इसमें आप अगला पॉइंट देखो कैसे मेंशन कर सकते हो, अगला पॉइंट बेटा देखो इसमें आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, मॉलिक्युलरिटी इज, मॉलिक्युलरिटी इज या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। यानी कि ग्रेटर देन क्या ना कि 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर देन अगर 3 होगा ना तो इसके पीछे भी कुछ डिसएडवांटेज आएंगे, क्योंकि जब 1 से या 3 से जब ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज होगा तो उसका कोलिजन क्या ना इफेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या ना कि बन नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड हो गया? तो ये आप नोट कर लीजिए, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो
3 हो सकता है बेटा। बोलिए, अंडरस्टैंड हो गया? ऑर्डर क्या ना कि आपका देखो अभी आपने प्रैक्टिस किया, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन। इसमें बेटा क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के साथ साथ इसमें देखो क्या ना होल नंबर भी हो सकता है ये। ओके, फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन में जैसे सपोज 5/2 हो गया, 1/2 हो गया। होल नंबर में क्या हो गया? 0 भी आ सकता है। देखो ऑर्डर 0 हो सकता है बट मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी 0, क्योंकि अगर ऐसे समझो रिएक्टिंग अगर स्पीसीज 0 हो जाएगा तो हाउ कैन पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर ये आपका समझो 0 हो गया रिएक्टिंग स्पीसीज, तो प्रोडक्ट कैसे बन पाएगा? तो रिएक्टिंग स्पीसीज 0 कैन नेवर नहीं हो सकता यहाँ पर। मॉलिक्युलरिटी समझ गए? अगला देखो यहाँ बेटा, अगले वाले में देखो क्या ना, देखो 3 डिफरेंस आपके परफेक्ट हो गए। देखो ये बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपका थ्योरी वाला टॉपिक है और ये बोर्ड में क्या ना 2 मार्क्स दे के जाएगा, या जो भी आपके स्टेट एग्जाम होंगे लाइक जो भी हाफ ईयरली होंगे, इन सब में क्या ना ये 2 मार्क्स आपको दे के जाएगा। आगे देखते हो, देखो 3 डिफरेंस क्लियर हो गए। 3 डिफरेंस के बाद देखो एक और इसमें डिफरेंस लिख सकते हो। देखो मॉलिक्युलरिटी क्या है? इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। बेटा इसमें क्या लिखोगे? ओनली applicable for elementary रिएक्शन। अब बोलोगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? तो एलिमेंट्री का मतलब देखो क्या ना कि जो सिंगल स्टेप होते हैं, यानी रिएक्शन क्या ना कि 1 स्टेप पे कंप्लीट हो जाए, तो इसी के नीचे आप समझ सकते हो और करके जो रिएक्शन क्या होंगे 1 स्टेप में गवर्न हो जाए। कितने स्टेप में? जो सिंगल स्टेप पे रिएक्शन गवर्न हो जाएंगे, तो ऐसे वाले को बेटा बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाएगा। यानी कि रिएक्शन इज कंप्लीट 1 स्टेप। ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होते हैं ऐसे को बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। अंडरस्टैंड हो गया सभी को यहाँ तक? अब जरा देखो इसमें ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो इसमें लिख सकते हो यानी अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स देखो क्या ना कि अपने नाम में ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एक से ज्यादा स्टेप हो सकता है। क्लियर हो गया सभी को? कॉम्प्लेक्स अपने नाम में ही सजेस्ट कर रहा है, मीनिंग कि कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक से ज्यादा स्टेप या मल्टी स्टेप में जो रिएक्शन गवर्न होते होंगे। ओके, जैसे कभी आप लोग क्या ना कि अभी आपने मैकेनिज्म क्या ना ऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन, या स्पेशली क्या ना कि SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो जो रिएक्शन होते हैं वो 2 स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो किसका एग्जांपल आएगा? ऑर्डर का आएगा बेटा। ठीक है, अब जरा देखो इसमें स्पेशली आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री समझ गए, कॉम्प्लेक्स आप समझ गए। कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जो स्टेप एक से ज्यादा स्टेप पे गवर्न होते हैं। तो एक बार फिर से इसको क्या ना डिफरेंस को रिकैप कर लो अच्छे से। पहला स्टेप क्या होता है? रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है? पैसे की तरह जोड़ देना है। किसको पैसे की तरह जोड़ोगे? जो रिएक्टेंट के यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसका पावर होगा उसको आप पैसे की तरह जोड़ दोगे। दिस इज द ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है, तो ये क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। अंडरस्टैंड हो गया? इस वाले में देखो क्या ना मॉलिक्युलरिटी 1 2 3 हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ये एलिमेंट्री पे एप्लीकेबल होता है, ये एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों पे एप्लीकेबल होता है। और देखो मैं इसमें कुछ एग्जांपल और ऐड कर देता हूं, तो आप थोड़ा और मॉलिक्युलरिटी को अच्छे से समझ लीजिए। तो मॉलिक्युलरिटी स्पेशली क्या ना जो रिएक्टिंग स्पीसीज है समझो, यानी जो रिएक्शन बैलेंस में। देखो मॉलिक्युलरिटी में क्वेश्चन क्या ना, एक नोटिस और कर लो अच्छे से। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं बेटा, H2 है प्लस I2 है समझो, और ये क्या है ना ट्वाइस HI में कन्वर्ट होता है। तो आपसे पूछेगा कि इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है। पेपर में क्या ना कभी कभी एकदम सिंपलेस्ट प्रश्न भी आ जाते हैं, तो आप क्या ना कि थोड़ा बस पेशेंस रखो। अगर आप पेशेंस रखोगे तो कभी कभी क्या ना चीजें बड़ा इजी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हो गया? तो अब स्पेशली देखो इसमें क्या ना कि मॉलिक्युलरिटी इसका चेक करो। H2 प्लस I2 बेटा कितना है? H2 का कोफिशिएंट कितना है? 1। I2 का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो मॉलिक्युलरिटी कितना आएगा? 2। तो मॉलिक्युलरिटी स्पेशली क्या ना कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होंगे उसमें जो कोफिशिएंट होंगे उसको पैसे की तरह जोड़ दो। फिर से जरा समझो अच्छे से, जो भी रिएक्टेंट होंगे उनको बैलेंस में जोड़ना है, बैलेंस्ड वाले में आपको नोटिस करना है। तो मॉलिक्युलरिटी बेटा कितना आ गया इसमें? मॉलिक्युलरिटी कितना आ गया? 2 आ गया।
अब सपोज क्या ना कि मैं एक एग्जांपल और तुमको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो PCl5 का डिकम्पोजिशन है, ये PCl3 में टूटता है और ये Cl2 में टूटता है। तो इस केस में बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितना आएगा, एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है ना बेटा, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितना शो करेगा, एक शो करेगा। अंडरस्टैंड हो गया। एक और एग्जांपल देखो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, NO2 ले लो प्लस F2 ले लो। तो ये मान लो सपोज किस में बनाता है, NO2F बनाता है। इसको बैलेंस किया हम लोगों ने 2 में अच्छे से। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, 2 इधर से हो गया, 1 इधर से हो गया बेटा, तो मॉलिक्यूलरिटी इसमें कितना हो गया, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये आपके पास। एक और एग्जांपल देखो नोट कर सकते हो, N2O5 ले लीजिए, ये टूटता है स्पेशली NO2 में और ये प्लस O2 में टूटता है। ओके, तो इसको यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सपोज 4 हो जाएगा, तो 4 2 8 प्लस 10 और 5 दूनी के 10, तो ऐसा मॉलिक्यूलरिटी कितना आ जाएगा, 2। तो इस वाले का भी आंसर आएगा मॉलिक्यूलरिटी का 2। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में पूरी तरह से डिफरेंस क्लियर हो गया। तो ये आपका पेपर में 2 मार्क्स का डिफरेंस ऐसे कुछ पूछता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या ना, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या ना कि यूनिट का बड़ा रोल प्ले होता है एग्जाम में लेकर के। देखो हमारे सिलेबस में क्या ना कि एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करते हैं या एसबीसी को फॉलो करते हैं, तो हमारे सिलेबस में बेटा क्या ना कि ऑर्डर क्या ना 0 है सिलेबस में, यानी हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्या है ना कि फर्स्ट ऑर्डर को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और क्या ना कि देखो यूनिट जो होता है कि आपके पेपर में जो यूनिट होता है आपका 0 का भी पूछ सकता है, फर्स्ट का भी पूछ सकता है, सेकंड का भी पूछ सकता है, लेकिन सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं है सब, मतलब उसका हमें फॉर्मूला डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन यूनिट क्या ना कि पेपर में पूछा जाता है। तो देखो मैंने एक इसमें शॉर्ट ट्रिक बनाया है कि कैसे क्या ना कि आप nth ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हो। देखो तो स्पेशली होता ये है, जैसे देखो क्या ना कि हमने रेट लॉ लिखते हैं समझो, तो हम मान लेते हैं सपोज कि a की पावर क्या है ना n मान लेते हैं। ओके, जैसे आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये क्या शो करता है, रेट कांस्टेंट। ये क्या शो करेगा, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल केस में स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन तब बोला जाएगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। जब आपका बेटा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, थोड़ा इसमें ये भी नोटिस कर लीजिए, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, एक हो जाए या फिर यूनिटी हो जाए, तब उस केस में क्या आएगा, रेट इक्वल टू के आ जाएगा। रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। तब उस केस में इसका नाम आता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या नाम आएगा बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये भी पेपर में क्या ना एक बार पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो आप उस केस में क्या मेंशन करोगे, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। ओके, यानी जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो उस केस में इसको क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोला जाएगा। ओके, अब जरा चेक करते हैं। देखो हमें सबसे पहले क्या ना कि रेट का निकाल लो यूनिट। अब देखो स्पेशली क्या है कि रेट को जानने से पहले क्या ना, अगर मैं के निकाल लेता हूँ तो के देखो क्या ना कि रेट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ए की पावर ये n आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो रेट को कैसे निकालोगे, तो बेटा सपोज क्या ना कोई मान लो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसको आप रेट लॉ से कैसे लिखोगे, या जो रेट लिखते हो डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी लिखा जाता है, और इसको लिखते हो प्रोडक्ट को डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी लिखते हो। ओके, रिएक्टेंट में साइन क्या लगाते हैं, माइनस को। तो इसका बेसिक क्या ना कि मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में इसको स्टडी कर चुके हैं। तो हमें देखो क्या ना ये रेट कहलाता है, तो हमें इसका यूनिट निकालो पहले। ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है। नीचे क्या है, टाइम है बेटा, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेट का। तो रेट का यूनिट कुछ ऐसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, और नीचे क्या बैठा है, टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। अंडरस्टैंड हो गया। ये सारी वैल्यू क्या ना यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, और देखो हमने यहाँ पर ऑर्डर क्या ना n एज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पर k के साथ क्या रख सकता हूँ, n रख सकता हूँ। तो nth ऑर्डर का क्या ना रेट कांस्टेंट आ जाएगा, और पूरा डिपेंड करेगा इसी पे ऑर्डर। और जरा देखते हैं कैसे करोगे। तो इसको क्या ना कि मैं kn एज्यूम कर लिया। अब रेट का यूनिट वहाँ से उठा लो, इसको मान लो सपोज क्या ना 1 ले लो। ये 1 वाला इक्वेशन क्या ना इस पर पुट कर दो रेट वाले में, तो बेटा ये कुछ ऐसे हो जाएगा,
मोल लीटर और ये क्या है, सेकंड है। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो ये भी क्या ना, ब्रैकेट शो करता है हमारी केमिस्ट्री में, बिग ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर हो जाएगा। इसको आप यहाँ से पुट कर लो तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा। ओके, और इसकी पावर क्या है, एन है। इसकी पावर क्या है, एन है। अब देखो यहाँ तक पूरा ये मैथमेटिक्स है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो मोल ये दिखता है, मोल ये दिखता है, तो मोल जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे अगर अप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा के एन, और ये आ जाएगा मोल 1 माइनस एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन। अब देखो लीटर यहाँ दिखता है और लीटर मेरे पास यहाँ दिखता है। तो बेटा जब ये लीटर, ये एन है समझो, तो जब ये ऊपर ट्रांसपोज कुछ ऐसे होगा तो बेटा ये लीटर एन माइनस 1 और ये सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द nth ऑर्डर ऑफ यूनिट। nth ऑर्डर का क्या ना यूनिट कुछ ऐसे आ गया ये। तो इसको क्या ना आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो मैं इसमें कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो इसमें क्या ना कि मेन आपको डेरिवेशन भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन भूल गए कोई इशू नहीं है। मेन क्या ना कि nth ऑर्डर का ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या याद करना है, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस एन, सेकेंड इनवर्स है। अब देखो मैं इसी पर क्या ना कि लगे हाथ क्या ना कि आपका जो जीरो ऑर्डर है और ये जो फर्स्ट ऑर्डर है, इन सब में देखो कैसे आप यूनिट को याद कर सकते हो। तो मेन क्या ना कि बॉस फॉर्मूला समझो ये है, मतलब सारे यूनिट का जो बाप है वो ये के एन है समझो। मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। भले इसमें आप कहना डेरिवेशन पूछता नहीं है, ये कहना कि ये एक ट्रिक है, मतलब सारे यूनिट का निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है। तो सपोज क्या है ना कि देखो मेरे को निकालना है, मेरे को जीरो ऑर्डर को निकालना है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, जीरो ऑर्डर का यूनिट निकालना है। तो इसमें क्या पुट कर दोगे, एन की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे। सपोज मेरे को क्या निकालना है, जीरो ऑर्डर का निकालना, फॉर अ जीरो ऑर्डर। ओके, तो जीरो ऑर्डर में क्या पुट कर दोगे, के जीरो। तो इसमें वैल्यू पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा। बेटा अगर ये जीरो हो जाएगा तो कैसे दिखेगा, मोल, ये हो जाएगा मोल, और लीटर, लीटर में ये जीरो पुट करोगे तो लीटर इनवर्स आएगा। तो ये आ जाएगा लीटर इनवर्स और ये सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही क्या ना K1 निकाल लो, K1 बोले तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ओके, जीरो ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर तो आपको अच्छे से फिंगर पे याद ही होनी चाहिए। इसको वैल्यू पुट करो तो K1 में क्या आ जाएगा, मोल। देखो यहाँ जीरो, आज यहाँ पुट करोगे 1 तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ओनली फॉर सेकेंड इनवर्स बचेगा। बेटा K1 क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लगे हाथ क्या ना सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लीजिए। तो सेकेंड ऑर्डर निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, K2, और ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा लीटर, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर यूनिट। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको। तो ये आपके पास जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। सेकेंड ऑर्डर क्या ना कि आपके सिलेबस में बेटा नहीं है, लेकिन यूनिट क्या ना इसका पूछता है, यूनिट क्या इसका पूछता है आपके पेपर में। अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा चलते हैं, देखो इसी में क्या ना कि ये तो मोल पर लीटर है। जब आपको रिएक्टिंग स्पीसीज क्या ना गैसियस फॉर्म में देगा, जब रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है गैसियस फॉर्म में देगा, तो क्या उसका यूनिट हो सकता है। ओके, जब रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है गैसियस फॉर्म में आ जाए तो कैसे करोगे इसको। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन पर था, ये किस पर था, कॉन्सेंट्रेशन। तो जब मान लो सपोज क्या ना, आओ हम यूनिट मेजर कर लेते हैं गैसियस फॉर्म में, जब आप रिएक्टिंग स्पीसीज को मेजर करोगे। जैसे मान लो कि हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है। ओके, तो जब इसका रेट लिखते हो, तो बेटा जब इसका रेट लिखते हो तो क्या लिखते हो, डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी आप लिखते हो, ये लिखते हो ना। अब क्या ना कि हमें इसको मेजर करना है गैसियस में, तो गैसियस का जो यूनिट होता है बेटा वो एटीएम होता है। क्या होता है, एटीएम। तो जो रेट का यूनिट होगा, यानी यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म में जो इसका लिखोगे यूनिट रेट का, तो इसको मेजर करोगे एटीएम, यानी प्रेशर का यूनिट बेटा एटीएम होता है।
और टाइम का तो सेकेंड ही होगा, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो सेकेंड। तो रेट का ओवरऑल यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास ATM, और ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म में क्या यूज करोगे, ATM सेकेंड इनवर्स यूज करोगे। ओके, अब मुझे क्या ना इसका nth ऑर्डर का निकालना है, सपोज इसका निकालना है, nth ऑर्डर का निकालना है। ओके, तो देखो जो मेरे पास डेरिवेशन है समझो, आओ इसी को फिर से एक बार यहाँ पर छोटे से फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो सपोज हमने क्या एज्यूम किया था, रेट था कि a की पावर n एज्यूम किया था हमने। ओके, तो यहाँ से k निकाल लोगे तो बेटा ये आ जाएगा रेट, और ये क्या आ जाएगा a की पावर n है समझो। अब हमने इसको क्या मेजर किया है, ATM के टर्म में, पैसा के टर्म में। ओके, तो रेट देखो कैसे तुम्हारे पास है, रेट है ATM, और इसको क्या है ना नीचे भी आप सेकेंड लिख रहे हो। ओके, अब इसको देखो क्या ना ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसको कॉन्सेंट्रेशन में बोलकर क्या मेजर करोगे, प्रेशर के टर्म में, और प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, ATM हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ATM लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, ATM की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखो ये भी ATM है, ये भी ATM है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ओवरऑल देखो सॉल्व होकर कुछ ऐसे आएगा, यानी कि इसको भी क्या ना n ले सकते हो। तो देखो ये कुछ ऐसे आएगा ATM, और ये जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस n आएगा, और ये जब ऊपर पलटी मारेगा तो सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द nth ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो बेटा प्रेशर के टर्म में क्या है ना, ये यूनिट होगा, और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में जो आपने निकाला था, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में जो के निकाले थे, ये कुछ ऐसे आया था, मोल की पावर 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, और बेटा ये हो गया प्रेशर के टर्म में। तो पेपर वाले क्या है ना कि आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी दे सकता है ऑप्शन। मान लो सपोज क्या है ना कि आपने इसको याद कर लिया और आंसर आ गया ATM के टर्म में, तो आप परेशान हो गए, क्लियर हो गया। तो अगर भूल जाओगे लाइफ में ना, थोड़ा इसको डिराइव कर लिया करो। तो डेरिवेशन से क्या ना कि हमारा बेसिक और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो मेरा फोकस रहता है कि आप कॉन्सेप्ट को फोकस करें, आप लर्निंग के पीछे मत भागें। आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे तो ये अपने आप अच्छा हो जाएगा समझो। ओके, तो अब देखो इसमें कुछ क्या है ना कि जैसे तुम्हें सपोज जीरो ऑर्डर का निकालना है, यानी प्रेशर के टर्म में, तो जीरो ऑर्डर का जब प्रेशर के टर्म में निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ATM सेकेंड इनवर्स आएगा। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ भी नोट कर सकते हो जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे है, ये क्या हो जाएगा, ATM, सिर्फ क्या बचेगा, ATM बचेगा, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। और जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालोगे तो फर्स्ट ऑर्डर का तो वही आएगा, यहाँ पर आप 1 पुट कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स आएगा। ऐसे ही आप सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन निकाल सकते हैं। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। तो देखो इस चैप्टर में क्या है ना कि इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर क्या है ना और फर्स्ट ऑर्डर, ये आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मेजॉरिटी अगर क्वेश्चन बोला जाए, अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में बोलूँ, तो पूरे इस केमिकल काइनेटिक्स का जो मदर कॉन्सेप्ट है वो जीरो ऑर्डर है, और बेटा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अंडरस्टैंड हो गया। तो हमें इसको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री का क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि मदर कॉन्सेप्ट में से एक है। ओके, अब जरा देखते हैं इसको। तो हम क्या ना कि इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जब डेरिवेशन समझ जाओगे तो फॉर्मूले को याद करना ईजी हो जाता है। तो आओ देखो कैसे इसको डिराइव करोगे, हाउ टू डिराइव इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए मेरे साथ साथ इसको करते चलिए। तो देखो स्पेशली क्या ना कि यदि जीरो ऑर्डर है तो हम मान लेते हैं, सपोज क्या ना कि A2P मान लेते हैं, कोई एक रिएक्शन है A2 मान लेते हैं, सपोज क्या है बेटा, प्रोडक्ट P मान लेते हैं फॉर अ जनरल इक्वेशन। तो अब देखो स्पेशली क्या है कि आप इसका जब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखते हो, तो रेट लॉ के हिसाब से कैसे आप इसको लिखोगे। ओके, अब देखो क्या ना कि K, और ये क्या हो जाएगा, A की पावर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, K A की पावर 0, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या रखे हो, जीरो ऑर्डर है। तो ऑर्डर अगर 0 होगा तो रिएक्टिंग का या जो रिएक्टेंट का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो तो इसमें स्पेशली क्या ना कि रेट लॉ हमने कैसे लिखा, कि A की पावर 0 रखा है। कुछ हमें इसमें क्या ना कि थोड़ा लिमिट वगैरह, क्योंकि मेरे को इसमें इंटीग्रेट करना है पूरा, इसमें वास्ट मैथमेटिक्स आएगा। तो मैथमेटिक्स को जानने से पहले क्या ना कि हम कुछ इसमें एज्यूम कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है।
देखो जब हमारे पास क्या है ना कि टाइम टी इज इक्वल टू अगर ज़ीरो था, ओके, टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो जो ये रिएक्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी ए के कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हो, ए नॉट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए नॉट। ए नॉट बोले तो बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट का लैंग्वेज क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप क्या ना इसको ये मेंशन कर सकते हो, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब मान लो सपोज क्या है ना कि T इज इक्वल टू टी है, जब रिएक्शन क्या है ना कंप्लीट हो जाए, तब उस केस में जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है क्या होगा उसका, तो इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बेटा ए लिख सकते हो। तो इसका नाम क्या आएगा, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो देखो ये हमारे क्या ना लिमिट में यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, लिमिट में यूज किया जाएगा। ओके, तो रेट लॉ क्या आ गया, के ए की पावर जीरो। तो जब इसको देखो क्या ना कि रेट को ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि ए की पावर जीरो है। तो देखो जिसका क्या ना कोई नहीं होता है, उसका मालिक कौन होता है, एक होता है। मैथमेटिक्स में एक नियम आता है, जिसकी पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा। तो के इंटू वन करोगे तो सिंपली के ही आएगा। तो आप इसको क्या ना इक्वेशन वन एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, वन एज्यूम कर लो। एकदम देखो बिल्कुल बेसिक से चलो, अगर बेसिक से सीखोगे तो इसको क्या ना कि बहुत अच्छे से डिराइव कर सकते हो। अब जरा देखो, अब इंस्टेंटेनियस, हमें इसका क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अगर आप इसका लिखते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अगर लिखोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, इसका माइनस का डी ए बाई डी टी, और ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसे लिखोगे। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी बेटा, अंडरस्टैंड हो गया, माइनस डी ए बाई, इसको आप सपोज क्या ना इंस्टेंटेनियस वाले को आप इक्वेशन टू एज्यूम कर लीजिए। अब देखो दोनों को क्या ना, देखो दोनों के रेट को आपस में क्या करोगे, कंपेयर कर लो। तो इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हो गया, तो इन दोनों को क्या करो, आपस में इक्वेट कर दो। तो जब आप इक्वेट करोगे तो मैं माइनस का डी ए बाई डी टी उठा लेता हूँ, माइनस का डी ए बाई डी टी में उठा लेता हूँ। ओके, और ये डी ए बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा। ये देखो कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब देखो माइनस का डी ए बाई डी टी, तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसको आप ऐसा लगा ले अच्छे से, अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या ना कि मेरे को ट्रांसपोज कर लो। तो अब देखो हम इसको इस वाले स्लाइड को चलते हैं। तो देखो इसमें तो माइनस का डी ए, और इसको क्या लिख सकते हो, के डी टी लिख सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको आप ऐसे बना दो ब्रैकेट में। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब देखो मेरे को क्या ना कि देखो ये डी को गायब करना है, तो डी को गायब करने के लिए क्या ना कि हमारे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो इसको क्या करोगे, मान लो सपोज इसको थर्ड मान लो इक्वेशन, तो इक्वेशन थर्ड को क्या करो ना, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेट, इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, इसको आपस में क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखो ये क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। अब मैं इसमें क्या ना, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, मैं इसको गायब कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इससे ओवर राइटिंग ज़्यादा हो जाता है, ताकि थोड़ा इससे समझना ईजी हो जाएगा। मैं इस ब्रैकेट को अभी क्या ना कि हाइड कर देता हूँ। ये मान के चलता हूँ कि ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट का, और इसको क्या लिखोगे, के को बाहर कर लो, ये डी टी हो जाएगा। अब देखो क्या ना कि हमारे पास ये कुछ इनिशियल एजम्पशन थे, इन वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। देखो टाइम जब जीरो था, जब टाइम जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियली ए नॉट है, इसको मैं ए नॉट लिख सकता हूँ। जब टाइम टी होगा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो जब इनिशियली टाइम जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब टाइम टी होगा तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए कहलाएगा। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। अब देखो क्या ना कि एक मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट आता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x शो करता है, क्या शो करेगा, x शो करेगा। तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, dA है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। तो इसको क्या ना कुछ ऐसे लिखोगे। देखो पहले से क्या ना माइनस चला आ रहा है, तो आप माइनस को लगाते चले, ये माइनस हो गया। अब क्या ना कि इनिशियली लिमिट क्या था, ए नॉट था, फाइनल क्या है बेटा, ए है। अब इसको देखो स्पेशली क्या पुट कर सकते हो, के आएगा और ये टी आएगा,
और इसकी वैल्यू 0 टू टी रखोगे, कुछ ऐसे रखोगे। अब देखो इसकी वैल्यू को पुट करो अच्छे से, तो बेटा ये कुछ ऐसे आ जाएगा ए, और ये माइनस का ए नॉट, और ये साइन क्या होगा, पहले से माइनस लगा हुआ है। तो पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो हमने यहाँ पर ए के स्थान पे ए पुट किया है और इस वाले को ए नॉट पुट किया है। ओके, इसमें पुट करोगे तो टी माइनस 0 आएगा, तो 0 को गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हो, के टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, के टी। ठीक है, और थोड़ा इसको देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आ जाओ इधर आप लोग, और देखो इसको सिंप्लीफाई करो अच्छे से। ओके, अब देखो इसको फिर से क्या ना, देखो मैं इसको पिक कर लेता हूं इस इक्वेशन को। ए है और ये बेटा ए नॉट है, और ये क्या आपके पास है, के टी है समझो। ठीक है, अब देखो स्पेशली क्या ना कि आप इस वाले को ट्रांसपोज कर लो यहाँ पर, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ए नॉट माइनस का ए आएगा। ठीक है, ए नॉट माइनस ए आएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन माइनस के साथ, और ये बेटा के टी। तो यहाँ से आप क्या ना के निकालो पहले, तो जब के निकालोगे तो ए नॉट आ गया, माइनस का ए आ गया, और ये अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या सीखेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके ओके, तो देखो मेरा मेन इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन क्या ना कुछ ऐसे है, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी है। तो इसको क्या ना कि आप एज्यूम कर लो 1। ठीक है, अब देखो इससे क्या ना कि मेरे को ग्राफ भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे ग्राफ इसको प्लॉट करोगे। देखो तो फिर से क्या ना कि इसको, या जो मेरा देखो ये इक्वेशन दिख रहा है, ये माइनस वाला, इसको फिर से पिक करो। ठीक है, देखो इससे हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ए है और ये ए नॉट है, और बेटा ये क्या है, के टी है। तो माइनस को क्या ना उधर भेज दो, राइट साइड में। माइनस को कहाँ भेज दो, राइट साइड में। ये कुछ ऐसे आ जाएगा ए, और ये ए नॉट, और ये बेटा हो जाएगा माइनस का के टी हो जाएगा। ठीक, अब क्या ना देखो ए नॉट को उधर भेज दो समझो, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस का के टी प्लस का ए नॉट हो जाएगा। इसको क्या ना बॉक्स बना दो अच्छे से, अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो ये क्या ना कंपेयर करो y, एक इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है, कुछ ऐसे आता है। अब इसमें m क्या है ना, स्लोप होता है। तो इसका इक्वेशन अगर आप इसका जब ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये आपके पास y होता है और ये आपके पास x होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हो। ये जो पोर्शन होता है ना, इसको पॉजिटिव इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी y से क्या ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो ग्राफ इसका क्या ना अप साइड बनता है। बट इस वाले केस में क्या ना कि देखो इस वाले केस में बेटा माइनस है, स्लोप क्या है, माइनस। अगर स्लोप निगेटिव होगा तो ये ग्राफ आपको अप साइड से नहीं जाएगा, डाउन साइड से जाएगा। क्या जाएगा, डाउन साइड से। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इसका। तो y पर क्या है, a है समझो, y पर क्या बेटा, a है। a क्या शो करता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को, वर्सेस टाइम t का मुझे ग्राफ बनाना है। तो कंपेयर कर लो, m क्या दिखेगा, माइनस के। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ क्या है ना ऐसे दिखाओगे। क्लियर हो गया, ग्राफ कैसे दिखाओगे, ये x को टच कर जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है ये क्या ना कंप्लीट हो जाता है, यानी ये टाइम t के बाद क्या ना रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप रिएक्शन को क्या करोगे, टच करते हुए दिखाओगे। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, a वर्सेस टाइम t। इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप आप लिख सकते हो, स्लोप इज माइनस का k। स्लोप क्या आ गया, माइनस का k आ गया। डन। देखो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया। मेन बॉस इक्वेशन ये है, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। देखो सेकंड इसमें लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस करेंगे। ओके, अगला बेटा मेरा कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ पीरियड, या टू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा यहां से लिख सकते हैं टू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ठीक है ना, देखो जीरो ऑर्डर का क्या ना कि मेरे को हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, ये भी आपको पेपर में क्या ना कि पूछा जाता है समझो।
तो देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इधर देखो नोट कर लेते हैं अच्छे से। तो वो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है जो टाइम टी है ना, ये क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। हाफ लाइफ का मतलब आधा समझो, हाफ लाइफ मतलब आधा। तो जो आपका टाइम टी है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उस केस में जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है अपनी बची हुई मात्रा का, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होना ही हाफ लाइफ कहलाता है। तो टाइम क्या हो गया, टी हाफ हो गया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, A0/2। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसको क्या ना आप ऐसे बॉक्स बना दीजिए। तो देखो ये क्या ना कि हाफ लाइफ एक बार समझ लो अच्छे से। तो टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा। यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होना ही हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अंडरस्टैंड हो गया। ये सारी वैल्यू उठा करके कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। आओ देखो कैसे पुट करोगे, इसको पुट करो जरा अच्छे से इसको। तो देखो ये सारी वैल्यू उठा करके कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 1 में पुट करो जरा अच्छे से। तो 1 में पुट करोगे तो ये इक्वेशन में कुछ ऐसे दिखेगा, k = A0, और ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट करोगे A0/2 पुट करोगे। ओके, A0/2, और ये टाइम क्या हो जाएगा बेटा, t = टी हाफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। इसको उधर भेजो, ये क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो। ये क्या हो जाएगा, 2A0 हो जाएगा, और 2A0 में से A0 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली फॉर A0 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, A0 और k को नीचे ले आओ, 2 भी आएगा, तो A0/2k। तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले में क्या ना कि आपको क्या ना डेरिवेशन भूल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट के एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको समझो नहीं बोलना है। ओके, तो टी हाफ A0/2k आ गया। देखो इससे सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर आप इसको देखोगे तो टी हाफ हमें क्या सजेस्ट करता है। यहाँ से भी क्या ना कि आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, जरा ये नोटिस करो। देखो टी हाफ जो है A0 के क्या दिखता है बेटा, डायरेक्टली दिखता है। क्या दिखता है, डायरेक्टली दिखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है। तो हमें इस फॉर्मूले से कंक्लूजन ये मालूम चलता है, हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन माना जाता है। ओके, तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो टी हाफ किसके डायरेक्टली आ गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली आ गया। क्लियर हो गया। देखो हम इसका भी क्या ना ग्राफ बना सकते हैं, हम इसका भी ग्राफ देखो प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या ना कई तरीके से बेटा पूछता है, तो डेरिवेशन जानने से क्या ना कि आप बहुत डीपेस्ट क्वेश्चन को निकाल सकते हो। इसलिए डेरिवेशन को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेरिवेशन को जानने से बेसिक बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखो इसमें क्या ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ क्या ना कि आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है। टी हाफ हो गया, मान लो सपोज वाई एक्सेस पे ले लिए, और के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो ये क्या दिखता है वाई, और ये क्या दिखता है mx। तो y = mx है और आगे c नहीं है। जब c नहीं होगा तो बेटा इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ओरिजिन से पास करेगा। कैसे पास करेगा, ओरिजिन से। तो टी हाफ वर्सेस के का जो ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस रेट कांस्टेंट के। क्लियर हो गया। अब जरा देखो, तो मैं थोड़ा इसको और अच्छे से मेंशन कर दूं। इनिशियली आओ देखो, जब आपने रिएक्शन में जो रेट लिखा था कि ए की पावर बेटा क्या लिखे थे, 0 लिखे थे। देखो यहाँ से भी क्या ना क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखो कहाँ से बनेगा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा। इसके क्या ना कि देखो ये ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा, इसके ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा। हाफ लाइफ से न्यूमेरिकल बनेगा। ओके, इसके ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा। ओके, फिर इसके बाद देखो क्या ना कि इनिशियली आप फोकस करो, रेट जो होता है के की पावर 0 होता है। रेट क्या होता है, के की पावर 0 होता है। तो हम इसको कंक्लूजन अगर निकाले तो बेटा रेट = क्या आ गया, सिंपली क्या आ गया, के आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस रेट में अगर आप देख पाओ तो क्या ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड किया, नहीं किया। तो देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव में। हाफ लाइफ जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है, वाइल रेट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
क्योंकि इस इक्वेशन में क्या ना कि रेट जो है इनिशियल के टर्म में कुछ दिखता ही नहीं है। बेटा सभी को क्लियर हो गया? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन स्लाइटली कंफ्यूजिंग होता है, अगर पेपर थोड़ा स्लाइटली टफ बनेगा तो आप क्या ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक जगह हाफ लाइफ पे डिपेंड्स करता है, रेट पर क्या है ना डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये पूरा देखो क्या ना पोस्टमार्टम हो गया जीरो ऑर्डर के रिएक्शन को लेकर के। तो जीरो ऑर्डर में बस इतना ही आता है। तो नेक्स्ट वाले क्लास में क्या सीखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए क्या ना कि आप जो पुराने लेक्चर हैं आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। फॉर मोर विजिट मेरी वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट benzininstitute.com। उसमें मेरे सारे PYQ क्वेश्चन अपलोडेड है। ओके, तो आप उसको अच्छे से विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।